हेलो एवरीवन। चलिए आज के सेशन में देखेंगे हम लोग जो जेपीएससी मेंस का पेपर 4 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव गुड गवर्नेंस में एक जो आपका यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। अगर पहला भी सेक्शन में देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, जिसमें एक यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में देखिएगा तो स्टेट जुडिशरी में देखिए तो हाई कोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर एंड फंक्शन है। तो इससे रिलेटेड हाई कोर्ट से संबंधित आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग हाई कोर्ट से संबंधित बात करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हाई कोर्ट का गठन, साथ ही साथ जो न्यायाधीश की नियुक्ति है उसके बारे में देखेंगे। न्यायाधीश की योग्यता, ठीक है, शपथ, कार्यकाल, ठीक है, जो टेन्योर होता है, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया और न्यायाधीश के स्थानांतरण और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। ठीक है, इससे संबंधित हम लोग सभी देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारत की जो एकीकृत न्यायालयिक जो व्यवस्था है वो पदानुक्रमित सोपान में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से नीचे है। ठीक है, राज्यों के स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका है। राज्य के न्यायालयिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थिति है वो शीर्ष पर है, यानी पीक पॉइंट पे है। ठीक है, भारत में उच्च न्यायालय का जो गठन है वो सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में हुआ था। ठीक है, वर्ष 1866 ईस्वी में चौथे उच्च न्यायालय की जो स्थापना है इलाहाबाद में हुई थी और इसके पश्चात ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रांतों में अपना उच्च न्यायालय स्थापित किया था। ठीक है, वर्ष 1950 ईस्वी में इसके बाद जो प्रांतीय उच्च न्यायालय को ही है और राज्य में उच्च न्यायालय का नाम दे दिया गया था। ठीक है, भारत के संविधान के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का व्यवस्था की बात की गई है, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1956 में सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों, संघ और राज्यों को क्षेत्र के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय यानी जॉइंट हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है। ठीक है, यह कब किया गया? और संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में जो अभी देखिएगा तो जो भारत में जो कुल है वो 24 उच्च न्यायालय है, जिनमें से 4 संयुक्त उच्च न्यायालय है। ठीक है, अगर न्यू डेटा होगा तो आप कंटेंट इसे मिला लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद फिर देखेंगे कि संयुक्त उच्च न्यायालय और न्यायाधीश की जो संशोधन का अधिकार संसद को है। दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य है यानी यूनियन टेरिटरी है जो कि जिसका उच्च न्यायालय है। ठीक है, बाकी का यूनियन टेरिटरीज में नहीं है। देखिएगा उच्च न्यायालय का गठन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल जो 216 है में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीशों ऐसे उच्च न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसके राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त कर आवश्यक समझेंगे। 224 में देखेंगे तो यह प्रावधान किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों की तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। संविधान में यह बात का उल्लेख नहीं है कि विभिन्न उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी, इसे राष्ट्रपति विवेक पर छोड़ दिया गया है। जबकि 7वें न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में संविधान में स्पष्ट उल्लेखन है। इसके बाद देखेंगे न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। ओके, अगर हम लोग बात करेंगे न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में तो देखिए आर्टिकल जो 217 के अनुसार अगर देखिएगा तो राष्ट्रपति निम्नलिखित परामर्श करने के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। पहला अगर देखिएगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल से, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। संविधान का यह उपबंध व्यवहारिक स्तर पर बदल चुका है और सर्वोच्च न्यायालय ने सन 1993 ईस्वी में न्यायाधीशों के दूसरे मामले में इन नियुक्तियों की कार्यपालिकाओं की भूमिका शून्य कर दी गई है। सन 1998 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति संदर्भ में यानी प्रेसिडेंशियल रिफॉर्म्स का विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। मार्गदर्शन सिद्धांत देखेंगे यहाँ पे कि इन सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का जो मंडल है करता है। इसके बाद यह समूह उच्च न्यायालय के न्यायपूर्ति की राय पर भी ध्यान देता है। इसके अतिरिक्त यदि वह चाहे तो उच्च न्यायालय के लिए अन्य न्यायाधीशों के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में कार्य कर चुके हैं तो ये भी सलाह ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ओथ जो कि शपथ के बारे में है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों की राज्यपाल या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और इस शपथ के महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। देखिएगा अगर पॉइंट में तो भारत के संविधान के प्रति सच्चा स्थिरता और निष्ठा रखना, भारत के प्रभुत्व अखंडता का अछूना बनाए रखना और सभ्य आचरण और श्रद्धापूर्वक अपनी योग्यता, ज्ञान और विवेक से भय और पक्षपात, अनुराग एवं द्वेष के बिना
पद को कर्तव्य का पालन करना, संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे टेन्योर जो कि कार्यकाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कार्यकाल है वह 62 वर्ष की है तक की होती है। ठीक है, इससे पहले वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेज सकता है। ठीक है, मतलब मुक्त हो सकता है चाहे तो। न्यायाधीशों की जो न्यूनतम एज है अगर बात करेंगे तो संविधान में कोई उल्लेखन नहीं है, परंतु न्यायपालिका की आंतरिक और औपचारिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब वह 45 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो। ठीक है ना। न्यायाधीशों की आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निराकरण भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में हो जाने पर या उसकी किसी दूसरे उच्च न्यायालय के स्थानांतरित हो जाने पर वह पद छोड़ देता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया देखेंगे, प्रोसेस ऑफ रिमूवल। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ संविधान के जो सीधे कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हटा सकता है। ठीक है, जिसके लिए संसद एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का संबंध में निम्न प्रक्रिया वर्णित है। पहला, लोकसभा में 100 सदस्यों अथवा राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर पत्र वाले प्रस्ताव को सदन के अध्यक्ष सभापति को सौंपना होगा। दूसरा देखेंगे तो अध्यक्ष सभापति प्रस्ताव के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष और सभापति आरोप की जांच, ठीक है, जो जांच है वह 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगा। ठीक है, जो 3 सदस्यीय समिति के सदस्य के देखेंगे तो पहला है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई या उच्च न्यायालय के कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। दूसरा में देखिएगा तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा में एक पर्याप्त विधिवेत्ता। यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायालय की कदाचार के दोषी होने के कारण या अन्य आधार पर अयोग्य है तो सदन में विरुद्ध महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के प्रस्ताव पर विचार करता है। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति के पास प्रस्तुति के लिए भेजा जाता है और तब राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटा सकता है। वेतन और भत्ते के बारे में देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वेतन है वो भत्ते की संसद द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें न्यायाधीशों की जो कार्यकाल के दौरान जो कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, अपवाद वित्तीय आपातकालीन है। ठीक है, इसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश के जो द्वारा आयुर्वेदिक जो कि अंतिम माह के लिए वेतन का 50% जो प्रति माह पेंशन के रूप में देने का हकदार है। उच्च न्यायालय के यहाँ पे देखेंगे कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ जजेज के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश में परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश को स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। स्थानांतरण के प्रस्ताव को वेतन और अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्तों को हकदार है जो संसद द्वारा निर्धारण किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे तृतीय न्यायाधीश मामले देखेंगे तो 1998 ईस्वी में उच्च न्यायालय के विचार के दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के विषय में भारत के उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक उस उच्च न्यायालय से जहाँ के न्यायाधीश का स्थानांतरण हो रहा है तथा देखिएगा तो यहाँ पे एक उच्च न्यायालय से जहाँ स्थानांतरित किया जा रहा हो परामर्श करना चाहिए। इस तरह केवल भारत के मुख्य न्यायाधीशों की राय की परामर्श प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब देखेंगे उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और न्यायालय के सभी प्रशासन खर्चे को अनुच्छेद 229 के तहत संबंधित राज्य के संचित निधि पर जो भारित व्यय है घोषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 221 में यह स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के क्रियान्वयन के लिए संबंध के लिए किए गए आचरण के संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के तथा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 229 में देखेंगे कि इसके में प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों
व सेवकों की नियुक्ति कर सकें और न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है। इसके बाद उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं शक्तियाँ देखेंगे। उच्च न्यायालय के सामान्यतः अपीलीय न्यायालय है और अतः उच्च न्यायालय के समक्ष आने वाली अधिकांश मामले जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के रूप में आते हैं, परंतु भारत में कुछ उच्च न्यायालय की सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं। ठीक है ना। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल मामले सीधे लाए जा सकते हैं। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालय के अपराधी दीवानी मामले में किसी प्रकार के आरंभिक अधिकारी का नहीं है। ठीक है, जिसका अभिप्राय है कि अपराधी मामले जनपद न्यायालय से अपील के बाद उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में संबंधित विवादों को सीधे उच्च न्यायालय में सुने जाते हैं। रीट अब देखेंगे यहाँ पे कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्पीड़न नामक रीट जारी की जाती है। उच्च न्यायालय ने अपने भूभाग को निवासियों और अतिरिक्त उन व्यक्तियों को विरुद्ध की भी रीट जारी करने की शक्ति प्राप्ति है जिन्होंने विधि विरुद्ध कोई कार्य संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकारी वाले राज्य के किया हो, अनुच्छेद 226 में है। ठीक है ना। देखेंगे कि उच्च न्यायालय की जो रीट है वो अधिकारी और सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से प्राप्त है। उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारियों की रक्षा के अतिरिक्त उच्च न्यायालय की रक्षा के लिए भी रीट जारी की जा सकती है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान वैधानिक अधिकार है, यानी लीगल राइट है, जिसका जो रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की रीट जारी करता है। उच्च न्यायालय के संविधान की व्याख्या का भी अधिकार है और यह मूल अधिकारों की भी रक्षा करता है और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की जनहित याचिका यानी PIL भी दायर की जा सकती है। उच्च न्यायालय की रीट और अधिकारी की उच्चतम न्यायालय से तुलना देखिएगा तो उच्च न्यायालय में जो अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 32 है आर्टिकल, वो उच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के द्वारा दी जाने वाली रीटों का प्रकृति समान है। ठीक है, उच्च न्यायालय की रीट संपूर्ण भारत में मान्य है, जबकि उच्च न्यायालय की रीट राज्य क्षेत्रीय सीमाओं तक ही मान्य है। उच्च न्यायालय की रीट आधिकारिकता स्वयं एक मूल अधिकार है, जबकि उच्च न्यायालय की आधिकारिकता संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत देखिएगा तो उच्च न्यायालय के मूल अधिकारों और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रीट निकाला जा सकता है और इसके अर्थ में उच्च न्यायालय की रीट के अधिकारी का उच्च न्यायालय के अधिक विस्तृत है। उच्च न्यायालय के केवल मूल्य अधिकारों के हनन की स्थिति में यह रीट निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके साथ साथ किसी भी अन्य विधिक अधिकारों को भी परिवर्तित कराने के लिए रीट निकाल सकता है। इस प्रकार देखिएगा तो आर्टिकल 226 के अधीन उच्च न्यायालय की रीट की आधिकारिकता मूल अधिकारों के उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है। इसके बाद देखेंगे यहाँ अपीलीय न्यायालय में देखिएगा उच्च न्यायालय मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है। इसमें संबंधित राज्य के अंतर्गत आने वाली अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जाती है। इसके अंतर्गत दीवानी यानी सिविल, औपचारिक यानी क्रिमिनल दोनों प्रकार के मामले को सुनवाई की जाती है। जिन मामलों में जनपद न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 7 वर्ष की सजा सुनाई हो उससे विरुद्ध उच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है और यह महत्वपूर्ण मामलों में भी उच्च न्यायालय की अपील करने का प्रावधान है। ठीक है। राज्य की स्थिति तथा अधिकरणों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण होता है तथा इन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारी यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय की अपील की जा सकती है। भारत में कुछ उच्च न्यायालय जैसे इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, पटना उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के खंड यानी बेंच के निर्णय की उसी उच्च न्यायालय में सबसे बड़ी खंडपीठ को अपील की जा सकती है और इस प्रकार के अपील को लेटर्स पे पेटेंट की अपील कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट यानी अधीक्षण की शक्ति। उच्च न्यायालय से संबंधित राज्य क्षेत्र के स्थित सभी प्रकार के न्यायालयों के प्रशासनिक नियंत्रण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखता है। राज्य की स्थिति अधीनस्थ न्यायालय तथा विभिन्न अधिकरण पर उच्च न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध उच्च न्यायालय के अनुशासनात्मकता ठीक है कार्यवाही कर सकता है। जनपद न्यायाधीश यानी देखिएगा तो जनपद न्यायाधीशों
न्यायाधीशों में कि अवकाश देने की अधिकार भी उच्च न्यायालय को है, ठीक है। इसके बाद जनपद और न्यायाधीशों की राज्यपाल के द्वारा अपने पद को तभी हटाया जाएगा जब उच्च न्यायालय के द्वारा इसे संबंधित अनुशंका का जाए, ठीक है। उच्च न्यायालय के अधीक्षण सभी में सैन्य न्यायालय यानी मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग अभिलेख का न्यायालय। ओके, अभिलेख के न्यायालय में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो अभिलेख का न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय की एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। उच्च न्यायालय में निर्णय और कार्यवाही और कार्य लिखित रूप से होते हैं तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के साक्ष्य यानी एविडेंस के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। यह निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य होते हैं। उच्च न्यायालय की अवमान्य यानी कॉन्टेम्प्ट पर साधारण कारावास, आर्थिक दंड अथवा दोनों प्रकार के दंड देने का अधिकार है, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी पुनर्लोकन के शक्ति राज्य विधानमंडल और केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों को संवैधानिक के परीक्षण के लिए है, ठीक है। यदि वे संविधान के उल्लंघन करते हैं तो उन्हें संवैधानिक अथवा अमान्य यानी शून्य घोषित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकता है। संवैधानिक वैधता के विषय में विधायिक अधिनियमों अथवा कार्यपालिका आदेशों के निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी जा सकती है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन यानी भाग 3 हो गया, जिस प्राधिकरण द्वारा यह तैयार किया गया है कि यह उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है। और नेक्स्ट है कि संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की स्वतंत्रता, जैसे निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के समझा जा सकता है। पहला, न्यायाधीश की नियुक्ति। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक परामर्श मंडल यानी कोलिजियम की उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और जो कि राजनीतिक हस्तक्षेप से परे हैं। कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों को जो है वह 62 वर्ष की आयु तक कार्य करने की सुरक्षा दी गई है, ठीक है। इन्हें अपने पद को हटाए जाने की प्रक्रिया कठिन है क्योंकि साबित कदाचार के आधार पर उन्हें संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा दी ही घटना मतलब संसद जो विशेष बहुमत द्वारा ही घटाया जा सकता है। वेतन आदि की जो सुरक्षा है वह वित्तीय आपात जो कि आर्टिकल 360 की स्थिति को छोड़कर उच्च न्यायालय के वेतन और भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है। और देखिएगा तो आर्टिकल 229 के तहत न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया जा सकता है, ठीक है। और अवमान्य पर दंड देने की शक्ति है जो आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय के अभिलेख और न्यायालय की घोषित करने से हुए अपनी अवमान्य के दिए गए दंड देने की शक्ति का प्रदान करता है। उच्च न्यायालय पर बहस नहीं, यानी आर्टिकल 121 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं किया जाएगा। यह महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़कर बात की गई है आर्टिकल 121 में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित देखिएगा तो सुप्रीम कोर्ट और जो कि हाई कोर्ट से। अगर पहला देखेंगे तो भारत में जो सोपानात्मक और न्यायालय व्यवस्था है तथा सबसे उच्च शिखर और उच्चतम न्यायालय है। इसमें देखिएगा तो पहला है कि राज्य के न्यायाधीश व्यवस्था में उच्च न्यायालय और न्यायपालिका के शीर्ष पर है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा जो निवृत्ति है वह 65 वर्ष है, जबकि यहाँ पे देखेंगे हाई कोर्ट में तो वो 62 वर्ष है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश की वेतन भत्ते और पेंशन इत्यादि भारत की संचित निधि से दी जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन भत्ते इत्यादि राज्य की संचित निधि से दी जाती है। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बात किया जाएगा पेंशन की तो भारत के संचित निधि से दी जाती है, ठीक है, उच्च न्यायालय में। इसके बाद है 4 पॉइंट में देखेंगे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संसद द्वारा पारित महाभियोग यानी इम्पीचमेंट मोशन के आधार पर राष्ट्रपति के पदच्युत अथवा हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है तथा हटाए जाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समान ही होती है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के पास सहकारी शक्ति, विशेष अनुमति के अपील और संघीय विवाद के निर्धारण की शक्ति है। इसके बाद देखिएगा तो इसमें तो उच्च न्यायालय के पास ऐसा कोई शक्ति अथवा अधिकारी नहीं होती है। उच्च न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय में जो आर्टिकल 227 के तहत अधीनस्थ न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 32 में देखेंगे, आर्टिकल 32 में बताया गया है कि इसके तहत जारी की जाने वाली रीट संपूर्ण भारत के मान्य होगा। और इसमें देखिएगा 7 पॉइंट कि आर्टिकल 226 के तहत जारी की गई रीट संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत मान्य होगा, ठीक है। 8 पॉइंट में देखेंगे
उच्चतम न्यायालय के जो रीट है अधिकारी है वो आर्टिकल 32 इन समय मूल अधिकार है। और यहाँ पे देखेंगे 8 पॉइंट, उच्च न्यायालय की जो रीट है अधिकारी है वह 226 के किसी भी व्यक्ति पर मूल अधिकार नहीं है। अब देखिए यहाँ उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ आर्टिकल है जो कि हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अगर बात करेंगे 214 में तो सिंपल सी बात है, राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है। उसके बाद 215 में देखेंगे तो उच्च न्यायालय के अभिलेख के न्याय के रूप में। 16 में देखेंगे तो उच्च न्यायालय के गठन, और ठीक है। और 17 में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और अर्हता के बारे में। 18 में बात की गई है कि उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के संबंधित कतिपय प्रावधान को लागू होना। 219 में बात किया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान है, ओके। 20 में देखिएगा तो स्थायी न्यायाधीश बहाल होने से प्रैक्टिस का प्रतिबंध है। 21 में देखिएगा 221 में तो न्यायाधीश के वेतन के भत्ते इत्यादि के बारे में है। 22 में किसी भी न्यायाधीश के एक उच्च न्यायालय और दूसरे उच्च न्यायालय के स्थानांतरण की बात की गई है 222 में। 23 में देखिएगा तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, और 24 में है अतिरिक्त कार्यवाही और न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। और 224A के बारे में देखेंगे आर्टिकल में तो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति है। और 25 में उच्च न्यायालय की क्षेत्राधिकार की बात की गई। 26 में होता है कतिपय रीट याचिका और जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। और 226 में देखिएगा 226A में तो इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 226 के तहत केंद्रीय अधिनियमों के असंवैधानिक वैधता विचार नहीं किया जाना, यानी निरस्त है, ओके। नेक्स्ट है 227 आर्टिकल में देखिए तो उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयिकों के अधीक्षण की शक्ति है। 228 में देखिएगा तो उच्च न्यायालय के कतिपय मामलों का स्थानांतरण है। 228A में देखिएगा तो राज्य अधिनियमों के संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तार के लिए विशेष प्रावधान है। 229 में देखिएगा तो पदाधिकारी तथा सेवक, ठीक है, सेवक एवं उच्च न्यायालय का व्यय की बात की गई है। और 230 में है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, ओके। 231 में है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई है, आर्टिकल 201। देखेंगे यहाँ पे जो उच्च न्यायालय की जो स्थापना वर्ष है और जो कि खंडपीय पीठ है, जैसे कि कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इसका जो स्थापना है 1862 में हुआ है, ठीक है। आप क्षेत्र देख लेंगे, ठीक है। कर्नाटक में जो ये स्थापना उच्च न्यायालय का है वो 1884 में है। इलाहाबाद 1866 है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1916 में हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो 1928 है। मध्य प्रदेश 1936, पंजाब हरियाणा 1927 में, माफ़ कीजिएगा 1947 में, गुवाहाटी 1948 में, उड़ीसा 1948 में, ठीक है। राजस्थान 1949 और आंध्र प्रदेश 1954 में है। केरल 1958 में है। गुजरात 1960 और दिल्ली 1966 में, ओके। हिमाचल प्रदेश में देखिएगा तो 1967 में है। सिक्किम 1975 और जो कि छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड है, उत्तराखंड, ये सभी 2000 ईस्वी में स्थापना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 2013 में देखिएगा तो मेघालय है, मणिपुर है और त्रिपुरा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेंगे जो कि विशेष अगर हम बात करेंगे विशेष में तो दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना उच्च न्यायालय है। बाकी देखिएगा तो जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है उसके पास नहीं है, ठीक है। और इसके बाद फिर देखेंगे और अपडेट आप करते रहेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, कि कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है यूनियन टेरिटरीज में। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे है कि 6 उच्च न्यायालय, जैसे इलाहाबाद हो गया, बम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास, जो कि 6 उच्च न्यायालय है ना। इलाहाबाद हो गया, बम्बे हो गया, गुवाहाटी मध्य प्रदेश और मद्रास और राजस्थान की स्थायी खंडपीठ है। इसके बाद केवल कर्नाटक राज्य न्यायालय की 2 सर्किट खंडपीठ है, जो कि घरवाड़ है और गुलबर्ग है, ठीक है। बॉम्बे और कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट से एक नए नाम देखिएगा तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जुलाई 2016 में बॉम्बे, मुंबई और कलकत्ता हाईकोर्ट के नाम बदलकर निर्णय लिया कि वह अब बॉम्बे हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट को चेन्नई हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट को कोलकाता हाईकोर्ट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। वर्तमान में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही साझा उच्च न्यायालय और चंडीगढ़ की कार्यरत है, ठीक है। गोवा के विधि सेवा की पूर्ति बॉम्बे उच्च न्यायालय के पणजी स्थित है, ठीक है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।